क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट फर्स्ट। आज अपन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। जैसे अपने आगे चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन किया था भौतिक जगत, आज अपन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक व मापन, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज अपन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यानी क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट फर्स्ट। आज अपना चैप्टर नंबर रहेगा सेकंड, जिसका नाम है मात्रक व मापन। इसके अंदर आज अपना कालांश फर्स्ट रहेगा। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे मात्रक व मापन के अकॉर्डिंग जो अपना जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग आज मैं कुछ टॉपिक की बात करता हूं आपके सामने। जैसे यहाँ अपना शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक एक टॉपिक का अपन डीपली से अध्ययन करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे शिक्षण बिंदु लेते हैं तो सबसे पहले बात आती है मात्रक व मापन की। तो जैसे मैंने आपको कहा था, भौतिक जगत के अंदर बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया था। भौतिक का प्रौद्योगिकी के अंदर बड़ा रोल था, समाज के अंदर बड़ा रोल था। उसी तरह के अंदर मात्रक व मापन की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी? अपन जनरली मात्रक नाम से अपन समझ जाते हैं, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, मात्रक होते हैं। तो इन मात्रक की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे मैं आपसे जनरली पूछना चाहता हूँ, आज हर चीज का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, हर चीज को अपन माप सकते हैं स्केल के द्वारा। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर खेत का माप कर सकते हैं। क्या ये पुराने समय के अंदर ये सब चीजें थी क्या नहीं थी? क्या मापन पहले था या नहीं था? मापन के लिए अपने मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आज जो अपना शिक्षण बिंदु है, मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेके जा रहा हूं, मापन की आवश्यकता। सबसे पहले अपन को मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी जिसको अपन कहेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट, अपन को मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन कहेंगे मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं जनरली आपसे कहना चाहता हूं कि पुराने समय के अंदर कोई भी मापन नहीं था। एक लोग आइडियोलॉजिकल ऐसे मेजरमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ये रूम है, इस रूम की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो बता सकते थे कि ये 10 फुट का है, ये 12 फुट का है। मैं आपसे पूछूं यहाँ से इस कमरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पैर, तो अपन जनरली ऐसे पैर से नापते हैं, हाथ से मापते हैं, ऐसा अपन आइडिया लगाते हैं ये कितने फुट का है, ये लाइन कितने की है, 5 सेंटीमीटर, ये सब अपन आइडिया देते हैं। तो इसके लिए अपन को मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, प्राचीन समय में लोग किसी भी वस्तु का मापन अनुमान के आधार पर करते थे। अनुमान के आधार पर करते थे। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल, जैसे अपने को समय का पता लगाना हो, समय का पता लगाने के लिए किसको देखते थे? सूर्य व चंद्रमा की स्थिति को देखकर पता करते थे। सूर्य व चंद्रमा की स्थिति को देखकर पता करना, सूर्य व चंद्रमा की स्थिति को देखकर पता करना। जैसे हाँ, सूर्य यहाँ तक आया इतना समय हुआ होगा, सूर्य यहाँ तक आया इतना समय हुआ होगा, अभी 10 बजे होंगे, इतना तेज धूप है, अभी 2 बजे होंगे, थोड़ी धूप कम हो गई 5 बजे होंगे। तो ये अपने पास क्या था? एक समय का अनुमान था, मगर अपने पास निश्चित मापन नहीं था। इसी तरह से मैं आपको कह सकता हूँ, खेत का मापन अपन कैसे करते थे? खेत का मापन अपन क्या करते थे? बांस की लकड़ी होती थी, बांस की लकड़ी को फेंक कर करते थे। बांस की लकड़ी को फेंक कर तो क्या फेंक कर किया जाता था? तो क्या ये सभी चीजों का मापन यथार्थ था? फेंक कर किया जाता था। तो मेरा यहाँ सिंपल सा ये कहने का एक है कि मापन की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी? मापन की आवश्यकता अपने को इसलिए पड़ी कि पुराने समय में लोग द्रव्यमान हो, समय हो, दूरी हो, उसका एक अनुमान के आधार पर निर्धारण करते थे।
यानी जिसका कोई यथार्थ मान नहीं था। यथार्थ का मतलब होता है निश्चित, जिसको सार्थक भी बोलते हैं। बुक के अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है सत्य एंड सार्थक। तो ये जो एक अपने पास समय का पता लगाना, दूरी का पता करना, द्रव्यमान का पता लगाना निश्चित नहीं है। अपन आइडिया का लॉजिक दे देते हैं कि ये कितना है, हाँ ये कितना होगा 1 किलोग्राम, एक आइडिया से अपने दे दिया। इसके अंदर कितना गिलास में कितना पानी, अपने कह दिया 1/4 लीटर होगा। ये एक आइडिया अपन दे रहे हैं, मगर ये मान क्या था, निश्चित नहीं था। तो इस निश्चित मान में अंदर क्या आने लगी, त्रुटि आने लगी। तो आपसे पूछे मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो प्राचीन समय में लोग किसी भी वस्तु का मापन अनुमान के आधार पर करते थे। जैसे मैंने कहा, समय का पता लगाने के लिए सूर्य व चंद्रमा की स्थिति को देखते थे, का पता करते थे। खेत का मापन करते थे बांस की लकड़ी को फेंककर, या पैरों की डग, आप ये भी कर सकते हैं, पैरों की डग से अपन मापते थे। अपन भी बैठे बैठे अनुमान लगा लेते हैं, क्लास कितनी लंबी है, तो बैठे बैठे अपन आज भी पैरों से मापते हैं, हाथ से ऐसे दीवार को मापते हैं। टेबल को जहां पढ़ रहे हैं उसको ऐसे अंगुलियों से कहते हैं कि टेबल कितनी अंगुली, 1 है 2 है। तो ये क्या, एक अनुमान के आधार पर इस मान के अंदर क्या आने लगी, त्रुटि आने लगी, यानी ये यथार्थ मान नहीं था। तो इसके आगे मैं बात करने आगे जो बता रहा हूं कि ये मापन यथार्थ नहीं था, इस मापन में क्या आने लगी, त्रुटि आने लगी। तो मापन के अंदर त्रुटि आने लगी, मापन के अंदर त्रुटि, और त्रुटि को बोलते हैं गलती, एरर। त्रुटि आने लगी, त्रुटि आने लगी। इसी त्रुटि के सुधार के लिए, इसी यथार्थ या यथार्थ भी कह सकते हैं, यथार्थ मान को प्राप्त करने के लिए, यथार्थ मान को प्राप्त करने के लिए, या ये कह सकते हैं त्रुटि को कम करने के लिए, यथार्थ मान को प्राप्त करने के लिए, या ये कह सकते हैं त्रुटि को कम करने के लिए, त्रुटि को कम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, मापन की आवश्यकता पड़ी। त्रुटि को कम करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। अगर आपसे पूछे मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो किसी भी वस्तु या कोई भी भौतिक राशि के अंदर किसको कम करना, त्रुटि या गलती को कम करना, और यथार्थ मान को प्राप्त करना, यानी एक सत्य मान को प्राप्त करना। त्रुटि को कम करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी थी, मापन की, और एक सत्य मान को प्राप्त करना। तो ये था अपने पास पहला टॉपिक। अगर आपसे पूछे मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो त्रुटि को कम करना और एक यथार्थ मान को प्राप्त करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी, मापन की आवश्यकता पड़ी। अब अपने पास मापन आ गया। जैसे मैं बात करूं मापन आज सेंटीमीटर, मीटर, तो जैसे अपन जनरली कह सकते हैं समाज के अंदर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को बनाया, तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक सरनेम डाल दिया, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, किस तरह से इनको समाज के अंदर डिवाइडेशन किया। इसी तरह से अपने पास कुछ राशियां अपने पास आ गई, यानी उनका मापन तो हो गया, मगर मापन के पीछे उनके पीछे भी क्या लगा दिया, सरनेम लगा दिया, यानी कुछ इकाइयों के अंदर उनको विभक्त कर दिया। तो अगला जो मैं अपने सामने जो टॉपिक लेने जा रहा हूं, तो यहां पर अपनी बात करेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि का इन्होंने जो मापन किया, तो जो अगला जो अपना शिक्षण बिंदु रहेगा कि इन्होंने जो भौतिक राशि का मापन किया, भौतिक राशि, जो भौतिक राशि का जो इन्होंने मापन किया, तो मापन इन्होंने 2 तरह से देखा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि भौतिक राशियों को इन्होंने 2 भाग में विभक्त किया, यानी कुछ इकाइयों के रूप में। यानी इन्होंने इसके पीछे इसकी लॉजिक डाला मात्रक, और मात्रक को बोलते हैं इकाई, या जिसको अपन बोलते हैं यूनिट। इसके अंदर इन्होंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब किस तरह से किया वो अपन देखते हैं। तब इन्होंने क्या किया, इस भौतिक राशि को यानी 2 भागों में बांटा, यानी मात्रकों की जो थी सिस्टम, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से देख सकते हैं अपने पास 2 भाग आएंगे। जनरली मैं आपके सामने 2 भाग लेके जा रहा हूं, जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिया था मूल मात्रक। अपन को मापन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, मात्रक की, जिसको अपन बोलते हैं इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। इन्होंने इसी भौतिक राशि के मात्रक को इन्होंने 2 भागों में बांटा, मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, देखिए। मूल मात्रक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और इसी तरह से
व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं डेराइव यूनिट। अब ये होते क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं मूल मात्रक क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट अपना चलेगा मूल मात्रक। तो अलग से आपको वापस में दोनों मात्रक के बारे में एक एक समझा देता हूं कि मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड किया भौतिक राशि को, जिसमें अपना पहला पॉइंट आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, देखिए वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। तो मूल मात्रक किसे कहता है आपसे पूछे तो ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। तो इस भौतिक जगत के अंदर इन्होंने मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट के अंदर इन्होंने तीन मूल मात्रक बताए। यानी जो अपना प्रकृति है इस भौतिक जगत के अंदर प्रत्येक चीज को अपन तीन चीजों में डिवाइडेशन करते हैं। तो आपके सामने मैं लेके जा रहा हूं MLT। M का मीन्स होता है द्रव्यमान, L का मीन्स होता है लेंथ यानी लंबाई, T का मीन्स होता है टाइम जिसको बोलते हैं समय। तो यहाँ इंग्लिश में इसको बोला जाता है मास, इसका मीन्स होता है लेंथ और इसका मीन्स होता है टाइम। तीनों वर्ड अपने पास है। तो अगर आपसे पूछे भौतिक राशि के अंदर मूल मात्रक कितने भागों में विभक्त है तो तीन भागों में MLT, द्रव्यमान, लंबाई, समय। अब इस भौतिक जगत के अंदर अपन प्रत्येक वस्तु को तीन चीजों में निर्धारण करते हैं। देखिए द्रव्यमान, अगर कोई भी वेट वाली चीज होगी तो आप किसमें लेंगे, किलोग्राम या ग्राम के अंदर। तो द्रव्यमान के अंदर जो निर्धारण करते हैं मात्रक का वो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, वो अगला प्रोसेस आगे चलता रहता है। इसी तरह से लंबाई के अंदर प्रत्येक वस्तु को आप किसमें मेजर करते हैं, दूरी यानी मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो ये अपने पास आ जाता है, जैसे मिलीमीटर ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया, किलोमीटर ले लिया, मीटर ले लिया। तो ये दूरी का मापन यानी प्रत्येक इस भौतिक जगत के अंदर अपने तीन तरह से निर्धारण करते हैं। द्रव्यमान को अपन इस तरह से मापते हैं, लंबाई को अपन इस तरह से मापते हैं और समय के अंदर अपन क्या लेते हैं, या तो घंटे लेते हैं, आवर्स या मिनट लेते हैं, या फिर अपन लेते हैं सेकंड। तो समय का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड। अभी आगे अपन और पढ़ेंगे कि समय का सबसे छोटा मात्रक और होता है, मगर अपन घड़ी के अनुसार समय के जो मात्रक होता है उसको तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है वो अपन घंटे मानते हैं और सबसे छोटा जो मानते हैं वो सेकंड मानते हैं। इसलिए जो समय का जो सबसे छोटा मात्रक है वो सेकंड के रूप में निर्धारण किया गया है। तो यहाँ अपन बात करेंगे मूल मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। ये तीन तरह के होते हैं, MLT, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो ये अपना हो गया मूल मात्रक। अगर आपसे पूछे मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, MLT, द्रव्यमान, लंबाई, समय। इसी तरह से मैं दूसरे मात्रक की बात करता हूं। दूसरा मात्रक का नाम है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, देखिए दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक देख लीजिए जिसको बोलते हैं डेराइव यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, देखिए इधर वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। मैंने क्या बताया था, मूल मात्रक जो पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और दूसरे मात्रक पर निर्भर करते हैं।
वे मात्रक जो पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और किस पर निर्भर करते हैं, दूसरे मात्रक पर निर्भर करते हैं। देखिए आपके सामने, अब आपको कैसे, जैसे मैंने कहा था वहां पे स्वतंत्र होते हैं, MLT, ये द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। मगर ये क्या होता है, ये ऐसे मात्रक होते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और दूसरे मात्रक पर निर्भर करते हैं। अब दूसरे मात्रक कौन से हैं, जो दूसरे मात्रक के रूप में आता है मूल मात्रक, यानी ये किस पर डिपेंड करते हैं, मूल मात्रक। मूल मात्रक के अंदर क्या होता है, MLT। जैसे मैं आपके सामने, आपने 10वीं क्लास तक अकॉर्डिंग आपने फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक आपके चैप्टर थे उसके अंदर कुछ आपने भौतिक राशियों के सूत्र पढ़े होंगे। जैसे मैं जनरली आपके सामने लेके जा रहा हूं बल। अब बल कैसी राशि है, जैसे मैंने यहाँ पर मापन के लिए 2 राशियों का निर्धारण किया, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक प्रकृति के अंदर 3 ही है, बार बार मैं आपसे एक ही कह रहा हूं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। दूसरे टॉपिक की बात करें व्युत्पन्न मात्रक, बाकी जितनी सब भौतिक राशियां वो सब कैसी है, व्युत्पन्न मात्रक में आती है। जैसे मैं आपके सामने लेके जाता हूं बल, तो बल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बल का सूत्र, द्रव्यमान F बराबर होता है ma, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, जो आपको पता है, ठीक। द्रव्यमान देखो मैंने क्या बोला था, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते और किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे मात्रक पर निर्भर करते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या द्रव्यमान इसमें आ रहा है, आ रहा है। द्रव्यमान किस कौन सा था, मूल मात्रक। मगर व्युत्पन्न मात्रक के अंदर बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो व्युत्पन्न मात्रक के अंदर जो द्रव्यमान है, मगर द्रव्यमान कौन सा है, मूल मात्रक है। तो कहने का मतलब व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर करता है, मूल मात्रक पर। तो द्रव्यमान को लिखते हैं m से। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। इसी तरह से m वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। समय कितनी बार हो गया, 2 बार, एक बार है ये, एक बार और आ गया। तो m की जगह m, दूरी को किससे लिखते हैं, l से, समय को किससे लिखते हैं, t से, 2 बार। तो अब यहाँ पर अपने पास कौन सा रूप आ रहा है, देख लीजिए MLT। और MLT कौन सा होता है, मूल मात्रक। तो अपन यहाँ कह सकते हैं वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते और दूसरे मात्रक पर निर्भर करते हैं। दूसरे मात्रक का मतलब मूल मात्रक, MLT। आप कोई भी फॉर्मूला लोगे जिसके अंदर MLT जरूर आएगा, तो ये अपने इस फॉर्मूले के अंदर देखो MLT आ रहा है। जैसे मैं आपके सामने एक और फॉर्मूला लेके जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिया वेग। वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। आप दूरी को किस में लिखते हैं, कोई लंबाई L में, समय को किस में लिखते हैं, T में। तो LT क्या होता है, वापस मूल मात्रक। तो अपन कह सकते हैं वेग कैसा मात्रक हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो मूल मात्रक पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। बहुत से एग्जांपल है जो आप बता सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक है या मूल मात्रक। तो प्रकृति के अंदर मूल मात्रक हमेशा 3 ही रहते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। बाकी सभी मात्रक कौन से कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मैं आपके सामने एक और लेके आया, कार्य। क्या होता है कार्य का, बल इंटू विस्थापन। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। विस्थापन का मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी को अपन किस में मापते हैं, लंबाई L। द्रव्यमान का द्रव्यमान यानी m। त्वरण का सूत्र वेग बटा समय, L का L। इसी तरह से m की जगह m, वेग को किस में मापते हैं, दूरी बटा समय। और समय कितनी बार हो गए, 2 बार। L की जगह L, वापस m की जगह m आ गया, दूरी की जगह L आ गया, समय कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, वापस आ गया L। तो ये कौन सा रूप आपको दिखाई दे रहा है, वापस देख लीजिए MLT। इसके अलावा कोई नया कोई फंक्शन आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या आ रहा है, MLT, जो कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक को जब आप सरल करते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, मूल मात्रक में बदल जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो मूल व्युत्पन्न मात्रक होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, यानी किस पे डिपेंड करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है। और जो मूल मात्रक होता है वो पूर्णतः क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, क्योंकि इसके अंदर 3 ही मूल मात्रक होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो ये अपने पास एक छोटी मोटी राशियों का मापन करने के बाद अपने पास 2 तरह के यहाँ पर मात्रक आए थे, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक।
अब जो अपना अगला जो शिक्षण बिंदु है वो इस प्रकार है। देखिए, मैं आपके सामने अगला शिक्षण बिंदु लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, दो तरह की हो गई पद्धतियां। आगे अपन बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की पद्धतियां के लिए सबसे पहले बात करेंगे, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इन्होंने मात्रकों की 3 पद्धतियां बताई है। मात्रकों की कितनी पद्धतियां बताइए? 3। पहला होता है MKS, CGS, अगला होता है FPS। MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, अगला होता है सेकंड। C का मीन्स होता है सेंटीमीटर, G का मीन्स होता है ग्राम, S का मीन्स होता है सेकंड, F का मीन्स होता है फुट, इसका मीन्स होता है पाउंड, इसका मीन्स होता है सेकंड। तो इन्होंने मात्रकों की जो पद्धतियां थी, यानी प्रत्येक मात्रक के पीछे क्या लगता है? इकाई लगती है, मात्रक लगता है प्रत्येक भौतिक राशि के पीछे। तो यहाँ पर अपने 2 राशियां पढ़ी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, जिसको अपन कहते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो इसके यहाँ पर मात्रकों की जो पद्धतियां बनी वो 3 बनी, MKS, CGS, FPS। तो MKS को क्या बोलते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS को बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS को बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये अपने कहलाते हैं मात्रकों की पद्धतियां। एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लें कि इस भौतिक जगत के अंदर मात्रकों की पद्धतियां कितनी है, तो अपने पास 3 पद्धतियां आती है। MKS आता है, CGS आता है और FPS आता है। एक अपने पास सिस्टम और होता है जिसको बोलते हैं SI। वो 1970 के बाद में अंतरराष्ट्रीय मात्रक की एक उत्पत्ति हुई थी, वो जिसको अपने NPN के अंदर एक शाखा की, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर उसको रखा गया है। तो यहाँ पर अपनी जो बात करनी थी वो ये थी कि मात्रकों की पद्धतियां क्या होती। तो मात्रकों की जो पद्धतियां थी वो 3 रूप में थी, MKS, CGS और FPS। आगे बढ़ते अपन, एक नया जो अपना टॉपिक है ये थी मात्रकों की पद्धतियां। आज अपन बात करेंगे जो अपने अगला टॉपिक के अकॉर्डिंग, मैं बात करता हूं आपके सामने SI मात्रक। कौन सा मात्रक? SI, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इस मात्रक की उत्पत्ति हुई थी 1971 के बाद। कुछ टेक्नोलॉजी और तकनीकी के कारण इस मात्रक की उत्पत्ति हुई थी। आगे जैसे अपने 2 टॉपिक पढ़े, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक, उसके बाद लगभग एक नए मात्रक की उत्पत्ति होती है जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक। कौन सा मात्रक बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक। एक नए मात्रक की उत्पत्ति होती है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अब ये अंतरराष्ट्रीय यानी सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, इस मात्रक की अपन बात कर रहे हैं। इन्होंने SI मात्रक को भी 2 भागों में बांटा, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक को वही वापस बोलेंगे फंडामेंटल, और दूसरा मात्रक था पूरक मात्रक। SI मात्रक के अंदर भी 2 मात्रक का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर पहला मात्रक था मूल मात्रक, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। दूसरा मात्रक होता है पूरक मात्रक, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। और ये पूरक मात्रक और मूल मात्रक क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे SI मात्रक के अकॉर्डिंग। जैसे 2 मात्रक के आगे अपन ने बात की है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसी तरह से अपना एक होता है SI मात्रक। इस मात्रक की उत्पत्ति हुई है 1971 के बाद। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई, इस मात्रक की अपने को जरूरत पड़ी, और इसके अंदर भी 2 मात्रक के अंदर 2 मात्रकों की उत्पत्ति हुई, मूल मात्रक व पूरक मात्रक। तो आज अपन एक एक मात्रक के बारे में वापस बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके जाता हूं मूल मात्रक की ओर। SI मात्रक के अंदर पहला जो मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक, जिसके अंदर अपना आता है मूल मात्रक। तो SI मात्रक के अंदर पहला मात्रक आता है
मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए इधर मूल मात्रक, मूल मात्रक यहाँ पर थे वो 7 प्रकार के थे। इन्होंने मूल मात्रक कितने प्रकार के बताए, 7 प्रकार के। SI मात्रक के अंदर मूल मात्रक का निर्माण इन्होंने 7 प्रकार से किया था। कैसे, देखिए इधर पहला था लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय, इसी तरह से चौथा था विद्युत धारा। 3 अपने पास मूल मात्रक जो पहले निर्माण हो चुके थे, 4 मात्रक इन्होंने और दिए थे। विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। एक इन्होंने नया मात्रक दिया था, ज्योति तीव्रता। जनरली बात करते हैं लंबाई। लंबाई को अपन किस में लिखते हैं, लंबाई का मात्रक यानी किलोग्राम या ग्राम के अंदर, ये इसका मात्रक होता है। लंबाई को अपन किस में लिखते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, यानी एक दूरी का मापन है। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, किलोग्राम या ग्राम के अंदर, ये इसका प्रतीक है। समय को अपन किस में लिखते हैं, सेकंड में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को लिखते हैं ए से। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन को लिखते हैं के से, ये है केल्विन, ये है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा होती है मोल, तो इसको वही MOL, मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो कैंडेला को लिखते हैं शॉर्ट में CD से। तो ये अपने पास कुछ मूल मात्रक आते हैं। अगर आपसे पूछे SI मात्रक के अंदर मूल मात्रक व पूरक मात्रक 2 भागों में विभक्त किया गया है, तो मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के।